नमस्कार। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक छोटे से प्रयास से, हमारे छोटे से आह्वान से ट्विटर में अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि हम कुल संख्या अगर माने सदस्यों की तो वो 20 लाख की संख्या है। और अगर उसमें से 10% लोग भी अगर ट्विटर यूज़ कर सकें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लेवल हो जाएगा अपनी बात को आगे तक पहुंचाने का। अब अगर मैं बात करूं कि जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पिछले 2 सालों का एक सफ़रनामा जिसे कहेंगे 13 जून से लेकर अभी तक, तो वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। क्योंकि उस सफ़रनामे को बहुत हद तक अनुभव किया है कि शुरुआत में ऐसा नहीं लगता था कि स्थितियां इस लेवल तक की हो जाएगी। लग रहा था कि अभी 15-20 दिन में, महीने भर में, फिर 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कुछ ठीक होने लगता, उसके अगले कदम में फिर एक बड़ा आघात लग जाया करता। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, ये कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते, क्योंकि देश के कानून के तहत इस संस्था को चलाया जा रहा था। और हम जैसे कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हुए कि संस्था जब पूरे लीगल चीज़ों को पूरा कर रही है प्रथम दृष्टया, तो उसमें क्या बिगड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑडिट होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट होता है, जीएसटी वगैरह भरी जाती है। तो ये सब जो कम्युनिकेशंस हैं, ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब चीज़ें क्या किसी इलीगल कंपनी से या इलीगल फॉर्मेट की कोई सोसाइटी से किया जा सकता है क्या? अगर कोई संस्था वैधानिक नहीं है तो वैधानिक नहीं होने के ऊपर क्या उसका पीएफ, ग्रेचुइटी, टीडीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस, बैंकिंग का बेनिफिट, मल्टी स्टेट में अलग अलग राज्यों में उनकी शाखाएं ओपन करना, शॉप एक्ट लाइसेंस देना, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो जहन में बहुत कौंधते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पाता। तो अब नियति पे ही भरोसा करना होगा कि जब तक भुगतना लिखा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दिन लंबा नहीं रहता तो रात भी लंबी नहीं रहती। तो इस लंबी रात के बाद में एक सुनहरा दिन आएगा, इसकी उम्मीद है हम सबको। तो मैं यही कह रहा था कि जून 2018 से सिलसिलेवार जब घटनाएं हुई तो दिसंबर तक किसी भी तरह से मैनेजमेंट ने अपना फंड रिलीज़ करते रहे, कम ज़्यादा जैसा भी, जितना भी उनके पास में बजट हो पाता। और आज की स्थिति अगर देखें लॉकडाउन के पीरियड में, तो अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं पूरे, और उसमें इवन सरकारी कर्मचारियों तक की भी तनख्वाहें जो है वो कटौती उसमें भी हुई है। कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन लोगों ने अपनी सैलरीज स्टॉप कर दी है, रिट्रेचमेंट चल रहा है, छटनियाँ चल रही है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये समझा जा सकता है कि अगर काम रुक जाए, रोटेशन रुक जाए, तो किसी भी संस्था का क्या हाल होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल होगा। इसके बावजूद आदर्श ने जून 2018 से दिसंबर 2018 तक मैनेज करने का पूरा प्रयास किया। और अगर लास्ट ईयर जो मुख्य मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके जैसी होने के बाद स्थितियाँ ये हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था कि अब सोसाइटी का धनी धोरी कौन है, किससे बात की जाए। तब बहुत से ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड जो संगठन चल रहे थे, जो अपने अपनी ओर से प्रयास करते थे इसको वापस ट्रैक पे लाने का,
उनके अंदर से ही एक संगठन उभर कर आया। उसने शुरुआत में ये सोचा कि एक निश्चित क्षेत्र तक इस मतलब संगठन को रखा जाए, फिर उसे रीजनल लेवल पे मतलब राजस्थान लेवल पे लिया गया, और उसके बाद देश के अलग अलग पार्ट से भी उसमें सपोर्ट मिला, तो उसको नेशनल लेवल पर एक संगठन क्रिएट किया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी कार्यकारिणी बनाई, उसकी रूपरेखा तैयार की, और फंड भी उसमें कलेक्ट किए गए आम जनता से, आम जो दूसरे सदस्य हैं उनसे, अलग अलग तरह की मेंबरशिप फीस रखी, एडवोकेट हायर किया, एडवोकेट हायर करके पीआईएल की रूपरेखा बनाई। पीआईएल का मतलब ही यही हो गया कि अगर एक संगठन अपना एक केस लगाता है तो वो किसी इंडिविजुअल की वजह से नहीं लगाता। अगर उसमें कोई बेनिफिट आता है तो उस सोसाइटी से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो जाता है, तो पृथक से कहीं पर भी कोई मामला लगाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्योंकि अगर कोई लगा भी देता है तो सुनवाई के दौरान कोर्ट उसको क्लब भी कर लेता है, मतलब उन एक जैसी पत्रावलियां हैं तो उनको जॉइंटली ही सुन लिया जाए। तो बेटर है कि जहां हम इतने अभावग्रस्त स्थितियों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई नया मामला दर्ज कर अपने आप को समय और पैसों से, दोनों से परेशान होना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सही निर्णय होगा। मैं व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, बाकी सबका अपना अपना व्यक्तिगत निर्णय है। तो ये संगठन तैयार हुआ, संगठन ने अपनी ओर से पीआईएल भी लगाई। पीआईएल में कुछ पेशियां होने के बाद में ये लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी चीज़ें होल्ड हो गई। 13 जून 2018 के बाद के जो शुरुआती दौर, इसके अलावा जो संगठन, जो ऑर्गेनाइज संगठन है, उसका उद्गम कैसे हुआ, पीआईएल की क्या महत्वता है, इन 2-3 बिंदुओं पर मैं कुछ अपनी बात आपके साथ शेयर कर पाया। इसके अलावा ट्विटर पे हमारी जो रचना है, हमारी जो प्रयास है, उसे जारी रखना है और उसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है कि लॉकडाउन तो पूरा है ही अपने पास, तो क्यों ना इससे जुड़े हुए कुछ एक्ट्स को पढ़ लिया जाए, क्योंकि मल्टी स्टेट एक्ट, इनकम टैक्स की भी कुछ बातें अगर हम समझ पाएँ, पढ़ पाएँ कि किस तरह की इनकम पे इनकम टैक्स लागू होता है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कहा है कि ये बैंकिंग कार्रवाई कर रहे हैं तो इनका पैसा, इन पे पेनल्टी होनी चाहिए, ये गलत कर रहे हैं, तो वो भी हम कुछ पढ़ने का प्रयास करें कि उसमें क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान क्या कहता है कोऑपरेटिव्स के बारे में। सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको सीपीसी कहते हैं, वो किस तरह से हमारे इस प्रोसीजर में लागू होगा, और जिस तरह से एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें परिसीमन कानून जिसने बताया था, लिमिटेशन एक्ट, तो वो क्या कहता है इस संबंध में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर अगर आप कहें तो या तो मैं अकेला ही पढ़ लूँ, या आप कहो तो आपके साथ पढ़ लेंगे। तो किस तरह से पढ़ा जाए, आपके साथ या अकेला, तो वो थोड़ा सा आप कमेंट कर सके तो बताइएगा। अब आज के लिए तो इतना ही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। समय काल तो जैसा भी है, इसे तो निभाना ही पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करेंगे, और सरकारें, कानून, ये सब आम जन जीवन के हितों के साथ ही जुड़ी हुई होती है। उनका अहित करके कोई भी अपना हित नहीं करा सकता। तो आप सब लोग इस लॉकडाउन के अंदर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
अभी आज के लिए इतना ही। कुछ और भी जानकारी अगर मेरे पास आएगी या फिर मेरे दिल में कुछ ऐसी बात होगी तो आपके साथ साझा करने का प्रयास करूँगा। कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहें तो कमेंट में डाल सकते हैं। और कोई चीज़ जो आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि मैं कोई अनुभवी नहीं हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बोलनी नहीं आती, कुछ भी ऐसी लगे जो आपत्तिजनक और आपको कहीं ना कहीं आहत करे तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने मन से जो मुझे सही लगता है उस बात को दोहराता हूँ। क्योंकि तकलीफ़ में हमें एक साथ होना चाहिए और एक साथ रहने से हमारी ताकत बढ़ती है। क्योंकि इस 2 साल के पीरियड में हमने अपने कई भाइयों को खोया है और उसका एक ही कारण था कि संवाद की कमी। तो हमारे बीच में संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच में सकारात्मकता की कमी नहीं होनी चाहिए। जीवन बहुत अमूल्य है, इसकी रक्षा कीजिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।